अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे दरियाए सिंध के दोनों इतराफ़ में बसने वाले लोगों के हवाले से कि जो काश्तकार इस वक्त गंदम के हवाले से परेशान हैं। जाएंगे किसानों के पास और उनके जानेंगे मसाइल, और इसके साथ साथ गंदम यहाँ पर किस रेट पर बिक रही है और यहाँ से गंदम जो है वो किस तरीके से शहरों तक पहुँचाई जाती है बनाम सरकार। हमने इस वक्त एक बोट का सहारा लिया और क्योंकि यहाँ से दूसरी तरफ जाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो इस वक्त फिर हमने ये बोट जो है ये हमें बोट लेकर जा रही है, और यही वाहिद एक ज़रिया है एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने के लिए। और आगे जो है वो हमारे लिए एक ट्रैक्टर ट्राली जो है वो हमारा एक वेट कर रही है, और उस ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर हम बैठकर किसानों तक जाएंगे और देखेंगे कि किसान जो हैं वो वहाँ से गंदम शहरों तक किस तरह पहुँचाते हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है। और इस वक्त दरियाए सिंध के अंदर से हम गुजर रहे हैं। दरियाए सिंध का ये एक हिस्सा है जिसमें एक कश्ती के ज़रिए जो है वो हमें दूसरे किनारे तक लेके जाया जा रहा है, और आवाम जो है वो इसी कश्ती के सहारे ही जो है वो यहाँ से ट्रैवल करती है, और आज हमने भी ट्रैवल किया है। अब देखते हैं, किसानों के पास जाएंगे और देखते हैं कि उनके क्या हालात हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं दरियाए सिंध के किनारे, और यहाँ पर लोग जो हैं वो भी खेती बाड़ी करते हैं। किसान जो है वो यहाँ पर भी फसल उगाता है, मगर यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि इनको परेशानी का सामना कि शहर तक की जो रसाई है वो इनके लिए नामुमकिन के बराबर है, और बहुत मुश्किल से गंदम जो है वो शहर तक पहुँचती है, और शहर तक पहुँचने के बाद ही ये हमारे पास आती है जिससे हम रोटी खाते हैं। जानेंगे काश्तकारों से कि यहाँ पर इन्हें क्या मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि दूर परे शहर से आप यहाँ पर 100 किलोमीटर घर है हमारा, रकबे यहाँ पे है। काश्त हमने कर ली है जिस तरीके से भी की है। जो 8,000 का थैला था डीएपी का, इस बार 16,000 रुपये का मिला है हमें। और जो यूरिया थी 2200 की थी पिछले साल, इस बार मिली है 5,000 से 6,000 तक। गवारा जो हमें मिली है 1,500 रुपए की बोरी थी, वो मिली है हमें तकरीबन 4300 रुपए में, 4,000 रुपए में मिली। यानी कि 1,500 रुपए की चीज़ आपको 4,000 रुपए में मिली। अब ये बताएं, हमने इतना ज़्यादा ये लगा दिए पैसे, हमें तो रिकवरी होती नज़र भी नहीं आ रही। इसी बेस पे हम सब इस बार यहाँ इस इलाके में लोगों ने गंदम ज़्यादा काश्त की है। चाहे बच्चे भी बेचने पड़े हैं ना, चाहे महंगी से महंगी खाद थी, उन्होंने तो खर्चा अफोर्ड किया है जैसे भी किया है, और ये काश्त हो चुकी है। वो जाहिर सी बात है। अब ये इसका बिकना नामुमकिन हमें नज़र आ रहा है। और देख ले, अब यकम को हो रहा है, 20 को हो रहा है, 15 को हो रहा है, डेटे बताते जा रहे हैं, और वो तारीख पे तारीख मिल रही है, मगर वो तारीख किसान परेशान से परेशान होता जा रहा है। तारीख पे तारीख मिल रही है, मगर किसान जो है वो इस वक्त बेहद परेशान है कि यहाँ पर गंदम का हाल जो है वो हद से ज़्यादा बुरा होने को ख़तरा है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ से गंदम को किस तरीके से ये अब हमें लोडिंग पड़ेगी, बेड़ियों पे लोड, यहाँ पे पहले ट्रैक्टर ट्राली पे लोड करेंगे, फिर उसके बाद बेड़ियों पे रखेंगे, बेड़ी से फिर कश्ती से उतार के फिर हम जाएंगे, फिर ट्राली, फिर लोडिंग होगी। हमें तो बहुत ही महंगी पड़ रही है, कास्ट में भी बहुत महंगी पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने ट्रैवल किया पहले पानी नहीं था, पिछले साल हम आसानी से गुजर गए थे। इस बार जो है ना, अब पानी की वजह से हम मजीद ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। हम कैसे बाहर निकालेंगे हमें समझ भी नहीं आ रही, और कितना टाइम अब ये पड़ी है। हमें पहले ये होता था कि जैसे ही गंदम उतरती थी व्यापारी आ जाता था, और आने के बाद जो है ना वो सेल आउट हमारी हो जाती थी, शुरू हो जाती थी। अब तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है। सेंटर पे अब बकैनी में व्यापारी गए बैठे हैं, सेंटर पे बंदा ही नहीं है, ड्यूटी भी उन्होंने ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से हमें मजीद से मजीद परेशानी का यानी कि आप लोग जब फूड डिपार्टमेंट के सेंटर गए और वहाँ पर गला गोदाम के अंदर जहाँ पर बोरियाँ देनी थी, वहाँ पर बंदे मौजूद नहीं है। जो ड्यूटियों पे लगे हुए हैं उन्हें भी हटा लिया गया कि आप जाओ घरों में। तो क्या समझते हैं कि क्यों ऐसा किया गया? कि ये बस आवाम को पीसना चाहते हैं और बहरान पैदा करना चाहते हैं कि गंदम इन्होंने खुद तो मंगा ली है, 6 शिप मंगा लिए इन्होंने। मंगाने के बाद हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे।
तो ये बताएं कि अब इस गंदम को स्टॉक किस तरह करेंगे या इसे स्टॉक बेचें? होने की जगह ही नहीं है हमारे पास, वो जगह ही नहीं है। पहले तो यहाँ स्टॉक कैसे करें, ओपन पड़ी रहे। जाहिर सी बात है, आपका अच्छा, एक दरिया के फिर एक पार आगे- रहते हैं और दरिया के एक पार पहले रहने के घर बाद थे, रिलीफ नहीं मिला, दरिया ने उठाया, बंद नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया। हर साल हर 6 माह बाद यहाँ लोग आते हैं, सर्वे अफसरान बाला आते हैं, अपना टीए बना के चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप लोगों को रिलीफ नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। तो ये बंद डल रहा है, ये सिपर डल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस कार्रवाई डाल के खाना पूरी करके मुकम्मल तौर पे चले जाते हैं। और हम लोग वैसे के वैसे पीछे रहे हैं। और यहाँ हजारों एकड़ है, गंदम भी हजारों एकड़ काश्त की हुई है। और इस बार बहुत ज्यादा काश्त, रिलीफ मिला था पिछले साल हम सबको, आसानी थी। वो भी चीज बिके जो न बिकने वाली, वो भी चीज बिक गई है यहाँ पे, और व्यापारियों ने बेची है। जाहिर सी बात है, अपना घर बार बेचकर जी गंदम उगाई, और ये बेट का इलाका, कच्चे का इलाका जिसे कह सकते हैं हम, और उसके साथ साथ दरिया के किनारे का इलाका है। और दरिया को पार करना इतना आसान नहीं है। दरिया को पार करना कोई छोटा बात नहीं होती। कोई नहर या कोई छोटी सा तालाब नहीं है, ये दरिया है। और वो भी दरिया सिंध, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, और जिसके अंदर पूरे एक वक्त में बैरी जहाज चला करते थे। ये वो दरिया है। और इस दरिया से जब आप गंदम की लोडिंग करते हैं, और उसके बाद एक लोडिंग आपको यहाँ से ज़मीन से करनी पड़ती है, एक लोडिंग आपको जाकर कश्ती के अंदर करनी पड़ती है, और दूसरी लोडिंग उसके बाद कश्ती से पार जाकर जब किनारे पर लगती है, फिर दोबारा लोडिंग करनी पड़ती है। तो मुझे ये बताएं कि काश्तकार इन 3 लोडिंगों के अंदर ही मर जाएगा? वो इतना पैसा इन 3 लोडिंगों पे ही लगा देगा तो फिर उसे बचेगा क्या? यहाँ पर गंदम तो पैदा हो रही है, अवाम ने गंदम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा किया है, मगर उन्हें खर्चा जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताएं कि इंतज़ामिया की बात कर लेते हैं। इंतज़ामिया पिछले साल जो थी वो क्या कारकर्दगी थी, और इस साल क्या कारकर्दगी? पिछले साल उन्होंने वोट लेने थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिलीफ दिया था। अब तो वो कहते हैं हम तो बगैर वोट के आए हैं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। बस अब MNAs, MPs जो बस हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा। तो किससे आप आवाज उठाएंगे? कौन करेगा ये? जो मुझे एक अब बात ये आवाज- बताएं सर अब कि हमारी आप आ गए हैं, हमारी सुन रहे हैं, आवाम तक पहुंचेगी शायद कुछ बात हो। जो भी अब इन्होंने जुलूस निकाला है माल रोड पे, तो उन्होंने किसान के सदर को भी उठा लिया, और 30-50 लोग वो भी उठा लिए। जब भी कोई बंदा बाहर आवाज निकालने का, फौरन दबा देते हैं कि इन्हें दबा दो, बस खत्म। यानी अवाम को पीसने के लिए लगे हुए हैं कि अवाम को पीस दो किसी भी तरह। अगले 5 साल का भी इन्हें यही इल्म है कि हम ऐसे ही बन जाएंगे जैसे अब बने, करप्शन कर लें, जो भी कर लें, हम बन गए। मुझे ये बताएं कि जी आप लोग जो इस वक्त अवान बाला की जीनत बने बैठे हैं, किस तरह बने हैं? अवाम के वोट से बने, इन्हीं लोगों के वोट से बने। अगर काम अच्छा करोगे तो ये दोबारा भी मुंतखब करेंगे। इन गरीबों का सोचें, इन किसानों मजदूरों का सोचें, जो कि आपके लिए इस धरती के सीना चीर कर जो है वो इस गंदम को, इस फसल को उगाते हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी जो है वो हर घर में पकती है। 2 वक्त की रोटी आप लोग भी वही खाते हैं। वो किस वजह से खाते हैं? इनकी वजह से। ये लोग उगाते हैं तो आपके घर के चूल्हे जलते हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अपने चूल्हों के लिए इनके चूल्हे बंद ना करें। चूल्हे तो उन्होंने बंद कर दिए हैं, वो तो जरूरत ही नहीं है ना कहने की। उन्हें तो पता है हमारा सब कुछ चल रहा है। आप इतनी उम्मीद क्यों हार चुके हैं? बस किसान इतनी उम्मीद क्यों हार रहा है? हार बैठे हैं। अब देखें, आज 1 माह हो गया है इसकी कटाई को, हर चीज को अब लेके बैठे हैं। कहाँ लेके जाएं? बाहर जाके कहाँ फेंक दें या दरिया में फेंक दें? कोई जगह नहीं है, ऐसी रखने की भी जगह नहीं है कि हम यहाँ से लेके वहाँ जाके दूसरी साइड पे गोदामों में रख देंगे। हमारे तो गोदाम भी नहीं है। हाँ, गोदाम तो सरकार के होते हैं ना, अवाम के गोदाम तो नहीं होते। हमारा तो होता ही नहीं है। काश्तकार के पास तो जमीन होती है, जमीन के उसके पास गोदाम नहीं हुआ करता। ऐसे ही है। तो ये बताएं कि ये डीसी कमिश्नर जो थे, ये पहले हमने देखते थे कि ये छापे मारते थे, तो अब क्या सीन है? अब तो उन्हें रोका गया है, ये छापे ना मारो, कुछ भी ना करो, आप घरों में जाओ, बैठो।
आवाम लगी रहे। तो ये बताएं कि ये जो स्प्रे और खादें आपने इसके ऊपर लगाई, पैसा खर्च किया, ये पैसा किस तरीके से रिकवर करेंगे? हमें तो अब समझ नहीं आ रही कि हमारे तो कपड़े भी अब आगे पीछे होने वाले हैं, बस कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं जी नहीं, अल्लाह हाँ। बेहतरी करे जी। हाँ, अल्लाह जो है वो बेशक बड़ा कारसाज है। बिल्कुल, अल्लाह तो है, अल्लाह ने उम्मीद नहीं बरकत भी छोड़नी। डाल दी है, सब कुछ कर दिया है, अब इन्होंने बरकत भी छीन ली है। देखिए जी, किसान जो है वो इस वक्त आपसे बिल्कुल नाउमीद हो चुका है। वो इस दहाने पे आ गया है कि अब उसके पास बेचने को कुछ नहीं। खरीदार गंदुम के बहुत खड़े हैं, मगर वो खड़े हैं जो अशराफिया है। इस किसान का कोई नहीं सोच रहा। मजीद किसानों के पास जाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। और वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम कच्चे के इलाके में और ज़्यादा आगे जा चुके हैं और यहाँ पर किसान जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहा है। और परेशानी का आलम यह है कि हुकूमत जो है वो इन किसानों से गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। पूछते हैं क्या हाल चाल है जी? गरीब लोग को असा घर ते जेरी कशे थे ले कणक दो तो ले खड़े असा साडी कणक कौन गिनता नहीं, कोई बंदा नहीं गिनता। हुकूमत ओ ये जो मकसद है गरदार हुकूमत है, ये जो मकसद है सारे कणका बेटे रुलझा पर कोई गिनता ही नहीं सारे कने कोई बंदा। पास को आले तो बोरिया की खातर वो अगो रिश्वत मंगदन। गरीब लोग के सारे कने उहा कशे जरी असा राड़दा लाइए पास को आले क्या दूं असा कपड़े ला के देवने तसा उन्हें को देनो बी सारे को कशा कनी रेज को है जरा बेटे रुलदा पाए। तो ये बताएं मुझे कि अब ये जो गंदम आपने उगाई हुई है, इस गंदम को जब हुकूमत नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा? वह गलता सा किते जो भी हुकूमत जरा नहीं गिनती बेटा तो जो रुलती पई है अगो वेनो पास कॉले कने बोरियां दी खातर वेनो जो भी तुसी गिंडो ओसा को बोरियां ही नहीं देते ओ रिश्वत मंगदन। रिश्वत सारे कोल है कहना सारे कोल औरत के जरा उत्ते के सारे बेटे पाए ओ विकते सा गुदे टरू जडो नी विकता सा केडे वणू। गरीब लोग अपने घर की जेरी कैसे रिस्क ला तो को सा इकट्ठा कर रख अगो हुकूमत तो है को गिनती नहीं। देखिए जी, हुकूमत जो है वो लेने को तैयार नहीं है और जो लोग इनसे रिश्वतें मांग रहे हैं वो ये लम्हा फिक्रिया है कि ये लोग कहाँ से रिश्वत देंगे। गंदम की पैदावार पर अपने घर को जो है चलाने वाले लोग किस तरीके से वो गंदम के बगैर बेचे रिश्वत दे सकेंगे? ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि अपने अंदर जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं उनके ऊपर भी लगाम डालनी चाहिए। जहाँ पर गंदम नहीं खरीद रही वहाँ पर काली भेड़ों को भी देखे, उनको भी कंट्रोल करे और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ फिर रहे हैं और जो मुनाफा कमाने वाले दरमियान के मिडल मैन फिर रहे हैं इनके ऊपर भी लगाम डाले। सर क्या कहेंगे कि गंदम जो है वो आपकी खड़ी है, हमने देखा है कि इतनी सारी गंदम पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं बेच रहे? गिनना को तो बेचू सही कणक तो हुआ जरी रखी खड़े घर दे माल बड़ी हुए बेच दे जरा लई खड़े कणक दे उते हुण अगो दूजी फसल की तैयारी करे सारे को कैसा होवे तो कैसा काश करूं। अच्छा, यानी कि दूसरी फसल की तैयारी के लिए आपके पास अब कैसे ही नहीं वो रखी दे खड़े हैं तो अगो गिनने तब दूजी फसल ही तैयार करूं असा। तो आपका पूरा रोजगार जो है वो फसल से फसल चलता है? फसल ते फसल चलता है, वो रोजगार वो है जरी जमा की रखी करूं अगो ना बाहर दाना मिल दे ना कैसा असन खड़े हैं। अच्छा, ये बताओ कि बाहर दाने के लिए आपने एप्लीकेशन दी? गए हैं दांत थोड़े खाए हैं अगो गाली क्यों नहीं सुनता। फूड डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा नहीं मौजूद? ना दरखास्त आके ना करो, दरखास्त करें तो मंजूरी नहीं थी। देखिए जी, दरखास्त लिखी है इन्होंने एप्लीकेशन के जी हमारी जो नाम है वो आ चुके हैं मगर हमें बारदाना नहीं दिया जा रहा, तो उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हो रही। लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने ठंडे कमरों की जीनत बनी बैठी है और जो गरीब किसान जो धूप के अंदर पसीना बहाता है वो इस वक्त परेशान है। आप क्या कहोगे? भाई हम ये कहेंगे ना, देखो ये मेहनत हम करते हैं, दाना हम उगाते हैं, खेत जो उगाते हैं रोटी वो भी खाते हैं ना, इतनी भी ना हम उगाते हैं तो हम खाते हैं। जाहिर सी बात है जी, आप उगाएंगे तो हम खाएंगे। खाते वो भी हैं जी। देखें हमारा जो अनाज यहाँ पर रुल रहा है उनको कोई परवाह भी नहीं है। ये सामने देखो दाना कितना पड़ा है, अगर जना फूड चालू कर देते हमें बोरियां मिल जाते तो हम ये उठा देते ना। अच्छा, ये बताओ कि
हुकूमत ने कहा कि जी छोटा काश्तकार जो है हम उसे सहारा देंगे, उसके लिए हम बारदाना देंगे। तो क्या छोटे काश्तकार हो आप, आपको क्या सहारा दिया उन्होंने? कोई सहारा भी नहीं दिया। वो कहते हैं दरख्वास्तें दो, बोरियों की हमने दरख्वास्तें भी दी है, कोई मंजूर भी नहीं हुई। फिर क्या करें? हमारा अनाज यहाँ पर तो रुला है। मंजूर किसकी हुई हैं? किसकी भी नहीं हुई, यहाँ पर जो है उनकी भी नहीं हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने जो दरखास्तों का सिलसिला चलाया था जी। तो वो तो सिर्फ फिर कागजी कार्रवाई थी, हाँ कागजी थी, यानी कि सिर्फ कागजात में वो दिखाने के लिए। दिखावा था ना, दिखावा था। अगर वो बोरियां देते सामने आ जाती ना, हमारा अनाज यहाँ पर रुला है, आप देख रहे हो ना, अनाज यहाँ पर रुला है। अच्छा, पिछले साल क्या था? पिछले साल ये था हमारा अनाज यहाँ पर नहीं रुला अच्छा जी। हमारे घर में जो थे ना दाने वो भी उठा के ले गए? वो भी उठा कौन के ले उठा के लेके गया था? गए। ये जो फूड वाले? फूड वाले हैं। देखिए जी, फूड वाले पिछले साल छापे मारते फिर रहे थे और इस साल ये लेकर बैठे हुए हैं, मगर इंतज़ामिया का एक बंदा भी इनके पास आकर इनकी दाद रसी करने को तैयार नहीं है। ख़रीदना तो फिर दूर की बात है। कम से कम इंतज़ामिया को इन छोटे काश्तकारों की दाद रसी तो करनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से इस गंदम को उगाया, आज वही खून पसीने की कमाई जो है वो इनके लिए वबाले जान बनी हुई है कि अगली फसल के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। इन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच कर इसी गंदम के ऊपर लगाया, इसी ज़मीन पर लगाया कि ये सोना उगले, मगर वो सोना जो है इस वक्त इनका मट्टी के मुतरादिफ हुआ है कि ना ये उठाकर लेकर जाने को तैयार हुकूमत, ना इनके पास कोई स्टोरेज है। और हुकूमत जो है वो सिर्फ यही कर रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ पर तारीख़ दिए जा रही है कि आज उठाते हैं, आज लेते हैं। अगर नहीं उठानी तो कम से कम इनको क्लियर बता दिया जाए कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ख़रीदने की, ताकि ये कोई और जगह देखे, हुकूमत की आस पर ना बैठे रहें। क्या कहेंगे जी आप? ये कुछ कहो तो गरीब लोग है, लोग कहने कदे चाहते घड़ी काश की जंदे दाना थे रुलदा पे घिंदा कोई नहीं, लाने वाले घर नहीं बाहर में, तो क्या करो सके वो जो गरीब लोग हैं। मुझे ये बताएं कि कुछ काश्तकार ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी होती हैं, खुशियां करनी होती हैं, स्कूलों की फीसें देनी होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीसें देनी होती है, तो उन काश्तकारों का क्या होगा? क्या होगा यो क्या करे तो कुछ नहीं कर सकते, जब दाना ना चलते कुछ नहीं सीना, इतने रुलते पे कर दे वाले बधे न थको। अच्छा, यानी कि आप लोगों ने भी कर्जे पे, यानी कि छोटा काश्तकार, हमने यही देख रहे हैं कि छोटा काश्तकार जो है उसने ज़्यादातर कर्ज़ों के ऊपर जो है वो अपना फसल उगाई हुई है। 15,000 रुपये की बोरी DAP की घिंद रहेगा, 300 रुपये लीटर डीजल आ हूँ कर्ज वाले साकू जुटे मल खड़े हैं उन्हें पक्के साकू चढ़ा नहीं देता कोई उठा वेंदे हैं तो उन्हें वाला पिछू चाहिए तो डार कर खड़े चाहिए दाना के लिए वजे तो कहीं भी देखिए जी, जाहिर सी बात है कि ये बेचारे दाना लेके कहाँ जाएंगे? ख़रीदार नहीं है। ख़रीदार जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और अगर कोई ख़रीदार है भी तो इतनी दूर इलाके से 2800 से 3,000 रुपये मन ख़रीदने को तैयार है, मगर वो भी उधार पर, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा परेशान है कि अगर यहाँ से ये उधार देते हैं, पहले तो इनके पास पैसे नहीं आए और फिर आगे ये उधार दे, फिर उसका भी नहीं पता कि उसके भी पैसे मिलेंगे इन्हें या नहीं, क्योंकि जो मिडल मैन इस वक्त दरमियान में बैठा हुआ वो बहुत अमीर है और ब्रोकर और ज़ख़ीरा अंदोज़ इस वक्त इतने अमीर हैं कि ये बेचारे गरीब उनसे नहीं लड़ सकते। अगर खुदा ना खास्ता कोई सी गरीब बंदे के वो अगर पैसे मार लें या वो दबा लें, तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये सख्त नहीं है कि इनके ये जाकर उनसे पैसे निकलवा सकें, क्योंकि उनके पास पहले से ही पैसा है, वो इन्हीं का पैसा इन्हीं के ऊपर लगा देंगे। ये हमारे मुल्क का एक कड़वा सच है, जिस कड़वे सच पर हुकूमत जो है वो इस वक्त कुछ भी सोचने को तैयार नहीं, ना देखने को तैयार है, ना वो इस वक्त इनकी दाद रसी करने को तैयार है। ये लहलहाते खेतों के अंदर जो है वो गंदम उगाई गई, ये गंदम काट कर जो है वो इसी तरीके से रख दी गई। अब इस गंदम का करना क्या है, ना इन्हें पता ना हुकूमत को पता, तो फिर पता किसको है? किसको पता होगा कि ये गंदम को खरीदेगा कौन? किसको पता होगा कि इस गंदम को खरीदने के बाद पैसे इनके देगा कौन? किसको पता होगा कि ये लोगों ने जो उधार पैसे उठाए हुए हैं वो भरेगा कौन?
ये हुकूमत को सोचना, ये सरकार को सोचना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने रियाया के हक के खातिर खड़ी हो। मगर हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो सरकार है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और छोटे काश्तकार के साथ, और ये काश्तकार से इनकी जानते हैं मसाइल क्या हैं। क्या कहेंगे जी कि हुकूमत जो है वो इस वक्त गंदम ख़रीदने को तैयार नहीं है। हुकूमत जनाब असें गंदम गड्डी उधार पाट चा के गड्डी लोगों के पैसे देने से गंदम पक्के तो जाएगी तो किसी को लड़ना देंगे ना। गंदम तो सारी बैठ में रुलती पे देखते पियो ना कोई बाहर का ना लभदा है, ना कोई सानू खरीदने वाला लभदा है। असी लोगों के कर्ज ये बताओ मुझे कि कर्जे तो अब जब कर्जे नहीं उतरेंगे तो कर्जे लेने वाले जो हैं वो क्या करेंगे आपके साथ? कभी ये सोचा कि अब अगर कर्जे वाले आ जाते हैं आपके पास तो फिर उन्हें किस तरीके से पैसे दोगे? किस तरीके देंगे? गंदम बिकेगी तो ज़रूर देंगे उसको। जब गंदम ही ना बिके तो किस तरीके देंगे? वो कहते सानू तो दो, कर्जा लेने वाले कहते सानू दो, गंदम बिकेगी तो दूँगा, जब बिकेगी ना तो क्या दूँगा? कोई जानवर बेच के दूँगा। तो जानवर अगर बेच दोगे तो फिर घर में किस तरीके से दूध का इस्तेमाल वो करोगे? घर का निज़ाम तो नहीं चलता। तो फिर घर का निज़ाम किस तरह चलाओगे? कैसे चलेगा? यही हालात में तो कुछ भी नहीं बनता ना, कोई निज़ाम नहीं चल रहा घर का। सानू 15 दिन हो गए थे जंगल में पे तले पे सुनते थे, तले ज़मीन पे सोते हो? ज़मीन में सोते हैं, साढ़े बिस्तर रखे हुए पर। तो सिर्फ इसी गंदम की हिफाजत के लिए? जी, इसकी हिफाजत के लिए। अच्छा, यहाँ पर गंदम के अलावा और क्या काश्त की जा सकती है? और तो हाल तो कोई प्रोग्राम नहीं, गंदम बिके तो कोई अगली बात सोचूँ। जाहिर सी बात है जी, गंदम जब बिकेगी तो कुछ सोचेंगे, पैसे आएंगे तो फिर कुछ सोचेंगे। आप क्या कहोगे कि गंदम आपकी पड़ी हुई है जी, और गंदम जो है वो इस वक्त बिकती हुई आपकी नज़र नहीं आ रही, क्या करोगे इसके बाद? क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करूँगा। पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा हो तो कुछ अबूद काश्त करें, पहले पैसे ही ना हो से क्या करें? अच्छा जी तो जब पैसा नहीं है जी, तो आगे अपना घर किस तरह चलाओगे? बस बेटे जी पे होते हैं कैसे हुकूमत कोई बार दाना देसी, कोई रेट देसी, हुकूमत पे आस लगा के बैठे हो अभी भी? जी जी, हुकूमत जरिए बैठ होता है। हुकूमत कोई तामन करे सी अगूदे तैयार थी सुना दे यो बेटी रूल दे पियो। देखें जी, हुकूमत जो है वो इनके साथ कोई दादरसी नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए कि इन गरीब काश्तकार, छोटे काश्तकारों का सोचे ताकि ये लोग अपने घर का गुजर बसर कर सकें। अगर ये लोग अपना घर नहीं चला सकेंगे तो क्या करेंगे? उधार उठाई हुई चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से उधार उतारेंगे? ये हुकूमत इनके साथ थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज़ जो है वो चेंज करे, नज़रसानी करे, और अगर नज़रसानी करती भी है तो वो सिर्फ कागज़ों की हद तक ना रहे, कागज़ों से हटकर ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आकर इनसे परचेज़ करें। एक और छोटे काश्तकार हैं जी। सर, क्या कहेंगे कि अब उधार उतारना है, गंदम पड़ी हुई है, घर के अंदर खाना भी खिलाना है, कितने दिन से यहाँ पड़े हो और घर वालों का क्या हाल है? सर महीना डेढ़ थी गंदम कटी पई है सही हालात वाले सामने बिस्तरे साढ़े पाए ताई असा भी पाए गंदम नहीं विकती। ठीक है, पक्के दे आसानी से मेरे लाने लेवन साफ लोग बथे गंदम विके साड़ी गंदम बिल्कुल ठे ठेक है ना तले वे खादों की थाई है गए डीजल की थाई गए। तो मैंने ये दसो कि अगर गंदम नहीं विकती तो फिर अपने घर वालों नू खाना किवें खिलाओ? सर भुगेंदे भी हूँ, थोड़ा ढेर करेंदे भी हूँ, क्या करूँ? ते बच्चों की जिहड़ी स्कूल दी फीसां ने ते उनदे नाल जिहड़े छोटे मोटे होर अखराजात होंदे ने, बच्चा अगर कोई बीमार थी वने ते दवा दारू कौन करे सी अगर तुसां ही था वने? सर अल्लाह देना पाए मजबूरियां क्या करूँ, पाए हैं ऐसा बस कौन पाए हैं इतना जंगल। देखें जी, जंगल में पड़े हैं और अगर खुदा ना खास्ता
इनके घर में कोई खुशी गमी आ जाती है तो ये तो बेचारे नहीं जा सकते। इनके लिए तो यहाँ से निकलना नामुमकिन के बराबर है कि इनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर पड़ी हुई है और दूसरी जानिब घर वाले जो हैं वो एक अलग कोने में पड़े हुए हैं और वो इनके मुंतज़िर हैं, इनकी औलादें, इनके बच्चे इनके मुंतज़िर हैं कि कब हमारे वालिद साहब आएंगे और हम उनसे अपनी फरियादें करेंगे। और जो इन्होंने अपने बच्चों से वादे किए थे कि गंदम उतरने के बाद, गंदम बिकने के बाद लोग जो हैं वो अपने बच्चों को कपड़े दिलवाएंगे, बच्चों की फीसें देंगे या दवा दारू करेंगे या फिर इसके बाद कोई शादी करेगा, तो वो किस तरह करेंगे। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हुकूमत के लिए, कि किसान जो है वो इस वक्त अपने आखिरी स्टेजेस पर है कि उसके पास और कुछ भी नज़र नहीं आता। आप क्या कहोगे? जी सर, यो गंदम रहने हैं, यो गंदम रहने हैं, रेट है क्या ना सर, असा क्या करूँ, असा पाए इतने जुटे हुए 8 जाने बालों का पता करें कशा करनी होंगी, पल वालंदे हैं, दाने नहीं मिलते, बाहर दाना जले विकदा नहीं, असा क्या करूँ। अच्छा, बार दाना नहीं मिल रहा जी, तो मुझे ये बताओ कि ये जो प्राइवेट बारदाना मिलता है, कोई खाद का देख रहे होते हैं, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के बारदाने जो 50-50 रुपए 60-60 रुपए के बिक रहे होते हैं जी, क्या इनमें तुम स्टोर नहीं कर सकते? जी स्टोर में कि में करूँ सर, गरीब लोग हैं, असा गरीब लोग हैं, सारे कने दा इहो कुछ लाने कर दे चाह दे कणकां रही खड़े हैं, लाने कर दे चाह के कणकां रही खड़े हैं, ये गंदम विकसी तो असा देसो साढ़े को 60 को। देखिए जी, इनकी कमर इजाज़त नहीं देती कि ये बारदाना भी खरीद सके। ये हाल बना दिया है इस हुकूमत ने। सोचे सरकार इनके बारे में। ये बेचारा गरीब किसान इस वक्त अपने कपड़े बेचने को भी तैयार है और दरमियान के मफाद परस्त इनसे हर तरीके से मफाद उठाने को तैयार हैं। मिलेंगे ब्रेक के बाद, लेते हैं एक छोटी सी। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको गरीब किसान दिखाया, हमने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से अशराफिया जो है वो इस वक्त अपना पैसा बनाने में लगी हुई है। मिडलमैन और सनतकार जो हैं वो गंदम को स्टोर करने को भी तैयार हैं, गरीब का गला काट कर स्टोर करने को तैयार हैं, मगर ये नहीं सोच रहे कि उस गरीब का क्या बनेगा जिसने मेहनत करके गंदम उगाई और अब उसे वो मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा जो कि हुकूमत ने तय किया। या तो ये था कि हुकूमत ने जो मुआवजा तय किया गंदम का उस पर ख़रीदा करती थी, अब हालात बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं इसके कि हुकूमत की तयशुदा कीमत जो है वो भी इन्हें मुयस्सर नहीं। चलेंगे अब बड़े काश्तकार के पास कि बड़े काश्तकार को किन मुश्किलात का सामना है, बड़ा काश्तकार जो है वो इसे कैसे देख रहा है। गरीब काश्तकार के लिए तो पॉलिसियाँ बना दी गई, बड़े काश्तकार को किन मसाइल का सामना आएगा। मिलते हैं, हमारे साथ शहरी काश्तकार मौजूद है। ये एक बड़े काश्तकार हैं और इन्होंने पढ़े लिखे काश्तकार हैं, इन्होंने ओ लेवल्स किया है, ए लेवल्स किया है और अब अपनी जो एक आबाई फसल है उसे उगाना शुरू किया और एक बड़े मुरब्बों के ऊपर इन्होंने काश्त की गंदम, मगर ये भी अभी सब परेशान है। अस्सलाम वालेकुम शरीफ। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहरी, मुझे ये बताएं कि पहले तो कि आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होने के बाद काश्तकारी की तरफ ही क्यों आना हुआ? बात ये है कि हमारा शुरू से ही माइंडसेट ये था कि हमारे से नौकरियां होती नहीं हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये अपनी इतना बड़ा फील्ड है, इसको इतना बड़ा सेटअप है, ये इसको खुद ही संभालना था, ना कि ये कि इसको मुसाजिर पे दे के। लेकिन जो इस साल हमारे साथ हालात हुए हैं वो ये हैं कि हम ये इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इसको मुसाजिरी पे दिया जाए, ना कि खुद काश्त किया जाए। अच्छा, ये कितना रकबा है आपका? ये मेरे पास 14 मुरब्बे का यहाँ पे सेटअप है, उसके अंदर सारी गंदम थी। ये सारी आप जो गंदम देख रहे हैं ये उतरी हुई है, कुछ अभी रहती है पीछे, जो अभी तक उसको सोच रहे हैं कि ना कटवाएं।
तो अगर नहीं कटवाएंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगी। कीमत जो आगे नहीं है, रखने की स्पेस नहीं है, बारदाना नहीं है, आगे कीमतें नहीं है। अच्छा, अब हम छोटे काश्तकार को तो सोचते थे जी जी कि चलो वो तो कहीं स्टोर नहीं कर सकता, उसके पास गोदाम नहीं है। जी, जी। आप तो एक बड़े काश्तकार हैं, 14 मुरब्बे एक बहुत बड़ा रकबा होता है, और आपके पास भी स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज का मसला है, इसको पैक करने का मसला है, उसके बाद दूसरी फसल लगाने के लिए उसके लिए भी कैपिटल ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारा मेन फोकस है कि जिस रेट पे भी निकले उसको निकालें, क्योंकि हमें ना फूड कोई रिस्पांस दे रहा है, ना कोई पास को रिस्पांस दे रहा है, कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा। तो इसीलिए हम अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। पास्को वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं 700 रुपये बोरी के पीछे रिश्वत है, उसके अलावा 3 किलो उसके पीछे काट है पड़ी, वो हिसाब वही 3031 में आके पड़ता है। और ये इससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने DAP जो थी पड़ी वो 15,000 से ली है, यूरिया 5500 से ली है, गवारा 4500 से ली है, 300 के हिसाब से डीजल था हमारा, लेबर कॉस्ट हाई थी, हर चीज़ के अखराजात बहुत बढ़ गए थे। पिछले साल के मुताबिक हर चीज़ का रेट लो था और गंदम का रेट 4000 था, और इस साल हर चीज़ का रेट डबल है और गंदम का रेट 3000 है। तो इस चीज़ पे हम क्या करें? जाहिर सी बात है कि हमने देखा है कि जब हम फील्ड में आए और ख़ास तौर पे इस बेट के इलाके के अंदर जब हम आए हैं, तो हमने एक चीज़ ये नोट की है कि यहाँ से तो शहर तक तरसील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और गंदम को किस तरीके से आप लोग लेकर जाते हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे पहले गंदम की कटाई होती है, यहाँ बेट का इलाका है, इसको फिर यहाँ से पैक करवा के हमें बेड़ियों पे पार कराना पड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ लोड होके फूड में होती हैं। 6 साल हो गए हैं मुझे जिम्मेदारा संभालते हुए, लेकिन जब तक इमरान खान की हुकूमत थी हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। हमारे इधर जैसे कटाई शुरू होती थी फ़ौरन ही हमें बारदाना मिल जाता था और फ़ौरन ही इसको आगे सप्लाई। अच्छा, उस वक्त क्या बारदाने के पैसे लिए जाते थे जिस तरीके से आज? वो सिक्योरिटी होती थी सिर्फ जो हमें पे करनी होती थी, और जैसे ही हमारा बारदाना उनके तक पहुंच जाता था वो सिक्योरिटी वापस हो जाती थी, ना कि कोई रिश्वत, ऐसी कोई किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। मगर आज आप ये बता रहे हैं कि आज आपको पहली दफ़ा रिश्वतें देनी पड़ रही हैं। रिश्वतें देनी पड़ रही हैं, उसके अलावा भी फिर भी हमें बारदाना नहीं मिल रहा पूरी तरह से। रिश्वत देने के बावजूद भी बारदाना नहीं है, क्योंकि पिछले साल इस पास्को का टारगेट था 1 मिलियन टन और इस साल उसका सिर्फ 45,000 बोरी है। इतनी बड़ी बेल्ट को कवर करना बहुत मुश्किल है उनके लिए, वो कैसे कवर करेंगे? जब टारगेट ही कम हो गया है तो गंदम की खरीदारी वो कैसे करेंगे? नहीं, ये हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 1.4 मैट्रिक टन हमारा हदफ हुआ करता था पासपोर्ट, क्योंकि फेडरल इदारा है। बिल्कुल ऐसे। तो अब हम उसमें 4000 टन जो है मैट्रिक टन वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि 1.8 कर दिया गया। सही। तो आपको क्या नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरी आएगी? अगर वो बढ़ जाता तो दिखाई नजर आता। अच्छा, दिखाई देता। आप ये देखें, इतने सारे जो ढेर पड़े हैं गंदम के, अब तक ये खाली होते, अब तक गंदम की कटाइयाँ मुकम्मल हो चुकी होती, ना कि यहीं पे पड़े होते। हाँ, हम ये भी चीज़ नोट कर रहे हैं कि मैं मुल्तान से कवर करता आ रहा हूँ जी, और मैं मुल्तान से एक अच्छे खासे फासले पर आ चुका हूँ। हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्तान से कई ऐसे खेत मैंने रास्ते में देखे कि जिसमें अभी भी गंदम खड़ी हुई है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है कि काश्तकार जो है वो अभी तक गंदम काटने को तैयार नहीं? जिम्मेदार इतना परेशान है कि उनके पास कटाइयों के पैसे नहीं हैं। जो छोटा किसान है उसके पास कटाई के डीजल के पैसे नहीं हैं कि वो उसे कटवाए, तो इसीलिए और कंफ्यूज हैं कि इसे क्या करें। अपने पास रखने की जब जगह नहीं है, बारदाना के पैसे नहीं हैं, कटवाने के पैसे नहीं हैं, तो उससे खड़ा रहना ही बेहतर है ना। अच्छा, ये बताएं कि अब एक बड़ा काश्तकार है और मिसाल देता हूँ कि उसके पास अगर कोई जगह है स्टोर करने की, एक बड़ा काश्तकार, एक बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है, तो उसके पास एक जगहें भी आ जाती हैं, वो बैरक भी बनवा लेता है, तो तब भी उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्या उसके लिए काफ़ी कॉस्ट आती है, बैरक्स बनाने के लिए, बारदाना स्टोर करने के लिए, इसको गोलियां लगा के रखने के लिए, इसको सेव करने के लिए। देखें ना, ये कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। मेरे पास 10 से 12,000 मन गंदम है, इसको स्टोर करने के लिए इसके लिए भी कैपिटल चाहिए। उसको परफेक्टली सिक्योर करना है कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमारे पूरे साल की मेहनत है ये। अच्छा, ये भी चीज़ हमने नोट की कि इस बेट के इलाके के अंदर सिर्फ हम देखते हैं कि चंद फसलें काश्त होती हैं, जिसमें से बम्पर क्रॉप इस इलाके की जो है वो गंदम कहलाई जाती है। अब अगर गंदम के ऊपर आप लोगों का इतना पैसा लगा है, तो मुझे ये बताएं कि जो आप बारदाना ख़रीदेंगे, अगर मिसाल देते हैं कि स्टोर भी करते हैं आप, तो वो बारदाने की कॉस्ट कितनी है?
60 रुपए बारदाने की कॉस्ट है जो हमें बाहर मार्केट से मिलेगा। 50 kg का बैग है, अच्छा। उसको सिलवाई करा के ऐसे तो बाहर नहीं रख सकते, उसके लिए पूरा एक स्टोर बनवाना पड़ेगा। और ये बताएं कि इस साल रेट लो हैं तो हम स्टोर कर रहे हैं। पिछले साल हमारे स्टोरों पे छापा मार के हमारे से बीज के दाने भी नहीं रखने दिए इन्होंने। ठीक बीज है? के दाने भी नहीं रखने दिए। ठीक है, पिछले साल ये हालात थे और इस साल ये हालात है कि सारे दाने पड़े हैं, कोई हमारे से लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर आप बारदाना परचेज करते हैं और फिर इसके बाद आप एक स्टोर भी बनाते हैं, ये तो आपको कई गुना ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। यही और फिर हो सकता है कि अगले साल पॉलिसी अगर चेंज हो जाए, पॉलिसी चेंज होने के बाद क्या आपको ये लगता है कि वो जो आपने स्टोरेज जगह बनाई होगी वो आपके लिए दोबारा कारआमद होगी? वो हमारे लिए कोई कारआमद नहीं होगी। और आप क्या सोचते हैं कि अगली दफ़ा हम गंदम काश्त करेंगे? हम इस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यहाँ पे गंदम काश्त नहीं करनी चाहिए। सर, अगर इसके आप मुतबादल कोई और क्रॉप करनी चाहिए। आप एक बड़े जिम्मेदार हैं। अगर आपके 14 मुरब्बे पर अगर हम बात करते हैं कि कितना आ जाता है आपके पास एक गंदम का हिसाब, 14 मुरब्बे में कितनी काश्त हो जाती है? 14 मुरब्बे के ऊपर आप ये देखें कि इसके DAP को पूरा करना, इसकी यूरिया को पूरा करना, इसकी गवारा को पूरा करना, इसकी डीजल को पूरा करना, इतनी बड़ी लेबर को सहारा देना, ट्रैक्टर्स को अफोर्ड करना, ये एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो 1 एकड़ के ऊपर कितने मन गंदम आपकी काश्त हो जाती है? 1 एकड़ के ऊपर हमारी तकरीबन औसत निकल रही है 50+। 50+। हाँ जी। अगर हम इसे 14 मुरब्बों पर ले जाते हैं हाँ जी, तो ये कितनी औसत बन जाती है? आप ये देख लेना कि औसत तकरीबन मेरे पास 10 से 12,000 मन दाना मेरा उतरा पड़ा है और अभी भी मेरे पास दाना मजीद पड़ा है, वो खड़ा हुआ है। वो कितना? वो भी हो जाए कोई मुरब्बा 1.5 मुरब्बा जो अभी तक कटाई नहीं हुई। जी तो नाजरीन, आपने जाना कि मुल्तान से अलीपुर तक क्या हालात रहे गंदम के। हमने आपको ये भी दिखाया कि किसान किस तरीके से परेशान है। हमने आपको ये भी दिखाया कि हुकूमत की नाअहलियाँ क्या हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि हुकूमत किसानों के साथ इस वक्त बिल्कुल खड़ी नहीं है। इस वक्त हमने आपको ये भी दिखाया कि दरमियान का मिडल मैन जो है वो किस तरीके से पैसे छापने को तैयार है और इस गरीब का गला काटने को तैयार है। हमने आपको ये भी दिखाया कि हुकूमत की मिली भगत से पास्को की बोरियां जो हैं वो किस तरीके से भरी जा रही हैं और जो गरीब किसान है उससे किस तरीके से गंदम जो है सस्ते दामों खरीदी जा रही है। और उसके बाद गंदम की जो बारदाना है या बोरी है वो किसान को नहीं मुयस्सर, मगर वो मिडल मैन को मुयस्सर है। ये सवाल सरकार के नाम बनता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ खड़ी है, सरकार क्यों नहीं देख रही इस चीज़ को कि जो चीज़ गरीबों का हक था, जो बारदाना किसानों का हक था, वो मिडल मैन को किस तरह दिया जा रहा है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।